तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी मौजूद यहाँ पर तमाम आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहनें मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों सबसे पहले साथियों आज मेरे लिए ये एक अच्छी बात है कि आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है। आप सब जानते हैं कि एक लंबे समय से मैं विकसित बिहार बनाने का संकल्प लेकर निकला हूं। एक विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ निकला हूं। एक ऐसा राज्य बनाने के संकल्प के साथ निकला हूं जहां पर हमारे युवा साथियों को पलायन कर दूसरे प्रदेशों में शिक्षा या रोजगार के लिए न जाना पड़े। एक ऐसा राज्य बनाने के संकल्प के साथ निकला हूं जहां पर हमारे बुजुर्गों को महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे प्रदेश जाने की जरूरत न पड़े। ऐसा विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ निकला हूं जिसकी कल्पना मेरे नेता मेरे पिता मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी ने की थी। और जब मैं इस संकल्प के साथ निकला तो यकीनन रास्ते में कठिनाइयां आती हैं और खास तौर पर मेरे नेता मेरे पिता के निधन के बाद पिछला 1.5 साल 2 साल जिस तरीके से कठिनाइयों से भरा चुनौतियों से भरा कई ऐसी बड़ी बड़ी शक्तियां थी बड़ी बड़ी ताकतें थी जो चिराग पासवान को समाप्त करना चाहती जो चाहती थी कि चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दी जाए जो नहीं चाहते थे भैया कि चिराग पासवान आगे बढ़े। कारण क्या भाई चिराग पासवान ने क्या ऐसा गुनाह किया था कि इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों बड़ी बड़ी शक्तियों की बात कर रहा हूं मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिक्र वो चाहते थे कि चिराग पासवान समाप्त हो जाए इसकी राजनीतिक हत्या कर दी जाए। क्यों क्या कसूर है भैया चिराग पासवान क्या गुनाह किया है चिराग पासवान? मेरा कसूर बस इतना ही है ना कि मैं एक विकसित राज्य की कल्पना करता हूं। मेरा कसूर बस इतना ही है ना कि मैं अपने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहता हूं बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहता हूं अपने ही राज्य में रहकर मेरे युवा साथी रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध हो ये कल्पना करता हूं। बस यही कसूर है ना। इस कसूर के लिए बड़ी बड़ी ताकतें एकत्रित होती है भैया चिराग पासवान को समाप्त। इसीलिए आज आग्रह करने आप लोग के बीच बिहार की इस व्यवस्था को बदलना चाहता और इसके लिए जरूरी है ऐसे नेता को चुनना जो सही मायनों में बिहार और बिहारियों के हित की बात करे जो बिहार और बिहारियों को आगे लेकर जाने की बात करते और यही आग्रह करने आज आप लोग के बीच आया। मैं एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूं एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं अपने प्रदेश को आगे लेके जाने और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं भैया चिराग पासवान जब तक जिएगा तो आप लोगों के लिए चिराग पासवान मरेगा तो भी आप लोगों के लिए ये वादा अदा करूंगा। पर बदले में मैं ये भी जानता हूं कि अकेले चिराग पासवान से कुछ नहीं होगा। हर किसी को चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ाना है। गांव घर घर तक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को लेकर जाना होगा ताकि आने वाले दिनों में जिस विकसित राज्य की कल्पना हम लोग करते हैं उस विकसित राज्य को बिहार को इतना विकसित बना दे ताकि दूसरे प्रदेश के लोग बिहार आए शिक्षा दूसरे प्रदेश के लोग बिहार आए रोजगार ना कि कोई बिहारी दूसरे प्रदेश जाए शिक्षा रोजगार के लिए एक ऐसे प्रदेश की कल्पना मैं करता हूँ। और अंत में ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं अपने नेता अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य। अपने अंतिम दिनों में अपनी अंतिम सांसों में मेरे नेता ने बिहार के विकास के लिए इस रोड मैप को तैयार किया था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उसको धरातल पर उतारना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है एकमात्र उद्देश्य है।
और उसमें मैं चाहता हूं कि मुझे मजबूती से आप सबका साथ मिले और ये उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में पिछले बीते 1-2 वर्षों से आप सबने मजबूती से मेरा साथ दिया। जब लोगों को लगा कि भैया चिराग पासवान अकेला हो गया है, उस वक्त आप सबने मजबूती से चिराग पासवान का साथ देकर चिराग पासवान को वापस वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से गिराने का प्रयास इन सत्ताधारी लोगों ने किया। ये लोग सोचते थे कि भैया एक चाचा एक भाई का हाथ मेरे सर से हटा देंगे तो चिराग पासवान खत्म हो जाएगा। जहां एक चाचा का हाथ मेरे सर से हटा, एक भाई का साथ जाएगा, हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान। ना मैं कभी टूटूंगा ना कभी झुकूंगा और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आसमानी है मुख्यमंत्री जी आप आजमा लीजिए, पर जब तक मैं एक विकसित बिहार नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। आज आजादी के 75 साल के बाद भी जाकर देखिए दिल्ली बंबई चमचमाते शहर बने हुए भैया, और वही हमारे बिहार प्रदेश को देखिए आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी हम लोग मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझ रहे हैं। दूसरे राज्यों में जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्सेस, मेट्रो, रेल और दुनिया भर की विकास की योजनाएं आती हैं, तो हम लोग के प्रदेश में विकास की बात में क्या बात आती है? चापाकल कैसे लगे, हमारे घर के सामने नली कैसे बने, ये विकास के मापदंड बन के रह गए हमारे प्रदेश में। कोई हमारे प्रदेश में कैसे रोजगार के अवसर बढ़े उस पर कोई बात नहीं करता। बिहार में रोजगार कैसे आए उस पर कोई बात नहीं करता। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो उस पर कोई बात नहीं करता। किसानों की बदहाली को लेकर, मजदूरों की बदहाली को लेकर कोई बात नहीं करता। चर्चा घूम फिर कर अगर हमारे प्रदेश में होती है तो सिर्फ जात पात धर्म मजहब, और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई जाती है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इतने सालों से उन्होंने बांटने की राजनीति की हमारे प्रदेश, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी दलित महादलित, कभी पिछड़ा, कभी अति पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी अग्रा, कभी पिछड़ा, कभी महिला, कभी पुरुष, कभी कोई, कभी कुर्मी, कभी लव, कभी कुछ, सिर्फ बांटने की राजनीति। और इतने सालों से ये बांटने की राजनीति करते गए, हम लोग बढ़ते भी गए भैया। इन्होंने जब जब हम लोग को बांटा हम लोग बढ़ते। दलित महादलित में भाइयों को अलग कर दिया, पिछड़ा अति पिछड़ा में भाइयों को अलग कर दिया, पर बदले में क्या मिला? इतने सालों में बदले में हम लोग को क्या मिला? सिर्फ जाति की राजनीति ये कर गया। और जब सुविधाएं देने की बात आई, हमारे हक अधिकारों की बात आई, तो उसमें कुछ आज भी इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा, कोई दिल्ली जाता है, कोई बम्बई जाता है, कोई गुरुग्राम जाता है, कोई नोएडा जाता है, अलग अलग प्रदेशों में जाकर रोजगार, वहां जाकर लाठी भी खाता, अपमानित भी किया जाता। बिहारी शब्द तक तो गाली बना दिया गया। तो कौन जिम्मेदार है भैया? 17 साल से जो मुख्यमंत्री बैठे हैं यही ना जिम्मेदार है। और आज की तारीख में महागठबंधन की सरकार ये लोग बना रहे हैं। भाई ये सरकार बिहार के हित में बनी हुई सरकार नहीं, ये सरकार अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने के लिए बनाई गई सरकार। मुख्यमंत्री कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहे, इसीलिए ये समझौता करा। लंबे समय से राजद जो सत्ता से दूर थी वो कैसे पुनः सत्ता में आ गया, इसलिए ये गठबंधन किया गया। कौन सी विकास की सोच है भैया बताइए? अपने युवा साथियों से पूछता हूँ, कौन सी विकास की सोच है इन लोगों के पास? आज ये लोग बोलते हैं भैया हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाकर बिहार का विकास करेंगे, तो पिछले 90 से देख लीजिए, 90 से लेकर 2000, 2010, 2020, आज 2022, किसकी सरकार चल रही है भैया? शुरू में 15 साल लालू जी का हम लोगों ने शासन देखा,
उसके बाद 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखते आ रहे हैं और आज वही दो लोग मिलकर सरकार बना ली। 32 साल से जिनकी सरकार है, आज वो लोग विकास की बात करेंगे। साथियों, ये बातें हम लोगों को समझनी जरूरी है। आज आप लोगों के बीच आने का उद्देश्य ही चाहिए बिहार के हर एक गांव जाना, संभवतः हर एक घर, हर एक व्यक्ति से मिलने का प्रयास करना। उसके पीछे सोच ही कि कैसे मेरा प्रदेश आगे बढ़े। भाई, चिराग पासवान का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं जिस परिवार से आता हूँ, जिस नेता का खून, जिस पिता का खून मेरी रगों में है, उनसे मैंने यही सीखा है कि हमेशा प्रदेश को आगे रखें, प्रदेश के हितों को आगे रखें। मुझे गर्व होता है कि आज 5 दशक से ज्यादा मेरे नेता ने सक्रिय राजनीति में बिताया, 50 साल से ज्यादा। पर इन 50 सालों में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पे तो 1 रुपया तो क्या, 1 पैसे तक का आरोप उनको और उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार है मेरे बेटे, और उन्हीं की सोच आगे लेकर जाना चाहता हूं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं चाहता हूं कि भैया देश का सबसे विकसित राज्य मेरा बिहार प्रदेश बने। और क्यों नहीं बन सकता भैया? अनंत संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश। बस जरूरत है तो सही नीतियों की, जरूरत है तो सही नीयत वाले नेताओं की, जो नीतियों को लागू कर और हमारे प्रदेश को विकास की राह पर आगे लेकर। चिराग पासवान को अगर मंत्री बनने का शौक होता, चिराग पासवान को सत्ता का सुख अगर भोगना होता, तो भैया कई मौके थे मेरे पास, कई मौके थे। 2020 का चुनाव आप सब साक्षी हैं। अगर चिराग पासवान को मंत्री बनने का शौक होता तो 2020 के चुनाव में सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जाकर हमको नतमस्तक होना, उनके सामने जाकर अगर हम झुक जाते तो जो हम चाहते हैं हमको मिलता। बिहार में जितनी सीटें हमको मिलती हम जीतते, 3-4 हमारे मंत्री बिहार में होते, खुद हम केंद्र सरकार में मंत्री होते। पर अगर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से समझौता कर लेते, अगर उनके सामने अगर हम झुक जाते, तो उम्र भर कभी भी अपने पिता की तस्वीर पर फूल नहीं चढ़ा पाते। आप लोगों से कभी नजर नहीं मिला, आप लोगों से कभी नजर नहीं मिला। आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही, क्या जवाब देते हम आप लोग? कैसे मुंह दिखाते जब अपनी छोटी छोटी बहन बेटियों का बलात्कार हमारे प्रदेश में होता देखते हैं और उसी सरकार का हिस्सा बन के खामोशी से मूर्ख दर्शक बने देखते रहते? कैसे आप लोगों से नजर मिला? और आज जिस तरीके से हमारे प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर और पूरी प्रदेश की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाने में लगी है। बिहार का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, आप लोग भी बताइएगा अगर हम झूठ बोल रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, कोई ऐसी पंचायत होगी जहां पर बिना घूस दिए कोई काम होता है। होता है कोई काम? क्या बिना घूस दिए कोई काम होता है? ये हकीकत है बिहार, ये हकीकत है। चलेगा ही किसी भी सरकारी अधिकारी के किसी भी सरकारी दफ्तर में बिना घूस दिए अपने अधिकार तक को हम लोग नहीं दे सकते। घर में कोई घटना घटती है, मुआवजा तक देनी पड़ती है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।